पहले की क्लास में कल हम लोगों ने 123 आर्टिकल तक पढ़ा था और इसके आगे 124 आर्टिकल से आज शुरू करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में वर्णन है। ध्यान से सुनिएगा ये चीज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहले हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे, फिर इंग्लिश में भी जरूरत पड़ी तो पढ़ेंगे। ये आपको डेली क्लासेज आ रही हैं, आपको पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। पूरा सिलेबस पढ़ के तभी एग्जाम हॉल में उपस्थित होना। आप कोई भी एग्जाम दोगे, पॉलिटी के अगर क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपको 124 आर्टिकल में दिया गया है। आर्टिकल्स याद ही होने चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है रट लो उसको। सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड कोर्ट होना, देखो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने का मतलब क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जजमेंट्स या जितनी भी कार्रवाइयां होती हैं, उन सब का सबसे ऊपर आपको देखना है, आपको दिख जाएगा क्लियरली, ठीक है। उनका सबका एक अपना कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी विदाउट रिकॉर्ड आप उसको कर सकते हो। समझ में आ रहा है? सो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेशों की समीक्षा। समीक्षा एक जुडिशियल रिव्यू वर्ड यूज होता है, आप सबने देखा होगा। मान लो कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर है या कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही है, पहले उसे समीक्षा अगर करना होगा तो सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट को ये पावर होगा। इसके बीच में एक आर्टिकल है जो मैं आपको लिख के बताना चाहता हूं, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब, देखो हर एक संस्था का अपना एक ओरिजिनल काम होता है, ठीक है। वो है आर्टिकल 131। ये भी कभी कभार एग्जाम में आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। 131 ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों, इसको ध्यान रखो। 147 हो जाएगा जुडिशियल जो डिसीजंस है उसकी समीक्षा करना, न्यायिक समीक्षा। राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति। मान लो राष्ट्रपति को किसी एक टॉपिक पे परामर्श लेने की जरूरत है, तो वो किससे इस सलाह को लेंगे? तो वो सर्वोच्च न्यायालय से इसका सलाह ले सकते हैं। ये भी प्रोविजन उसमें किया गया है। क्लियर है ये चीज? 148। अब आप सुनोगे कि सर इसमें बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के और भी काम हैं। वो सुप्रीम कोर्ट चैप्टर में हम जब पढ़ेंगे तो वो डिटेल में अलग अलग यूनिट्स हम देखेंगे, उसके क्या काम है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या है, वो आप जब हमारे पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाओगे आपको मिल जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये CAG इसको कहते हैं, नियंत्रक। अब आप यहां देखोगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का ये पोस्ट है, 148 में इसकी जानकारी दी गई है। अब मैंने आपको कहा था कि +89 वाला फॉर्मूला जो इस पिछले वीडियो के लास्ट में हमने आपको दिखाया था, आज उसको कंप्लीट करेंगे और ये पूरा जो सिलसिला है ना, ये भी हम आपको याद करवाएंगे। समझ में आ रहा है? सो गवर्नर ऑफ स्टेट शुरू हो जाता है 153 पे। राज्य की अगर हम बात करें, राज्यपाल होते हैं उनके बारे में, तो ये कहां देखने को मिलेगा आपको? आर्टिकल 153 में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा राज्य की कार्यपालिका शक्ति, यानी राज्य में न्यायपालिका होगा, कार्यपालिका होगा और विधायिका, यानी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका जो होती है उसमें से कार्यपालिका की शक्ति की अगर हम बात करें तो आपको ये सिर्फ 154 में मिल जाता है। क्लियर है? ये कार्यपालिका की शक्ति किसमें मिलती है? 154 में। समझ में आ रहा है? 155 जो है आपका, वो है राज्यपाल की नियुक्ति। जैसे आपने वहां आर्टिकल्स देखे थे राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की नियुक्ति, यानी राष्ट्रपति की नियुक्ति का आर्टिकल कौन सा था? उसके सेम यहां राज्यपाल होते हैं राज्यों में। तो अब आपसे मैं अभी सवाल पूछ रहा हूं, प्रीवियस क्लास जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, आई बटन पे भी दे देंगे और पॉलिटी की प्लेलिस्ट में भी है। तो राज्यपाल की नियुक्ति 155 है। 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है। याद रखिएगा ये 72 में किसकी है? 72 में है राष्ट्रपति की शक्ति। समझ में आ रहा है आपको? अब देखो इसमें अगर हम राज्यपाल चैप्टर पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड डिटेल आर्टिकल वहां भी पढ़ेंगे, तो आपका डबल रिवीजन होगा। पूरा पॉलिटी देख लो, नए वीडियो का सीरीज ये हम आपका पूरा सिलेबस कवर करवा देंगे। 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद जो होते हैं, जो वहां पे आर्टिकल कौन सा था याद करो आप? 74 आर्टिकल था। तो मैंने इसीलिए आपको कहा था कि अगर इसमें आप 89 जोड़ोगे, ठीक है ना, ठीक है, तो आपको ये मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो जो भी केंद्र में अगर उसी सेम पोस्ट का आर्टिकल है, लगभग सब में 89 प्लस का फॉर्मूला है। क्लियर है बच्चों? ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप इसे सुनते हो, समझते हो तो एकदम इजी फॉर्मूला है। राज्य के महाधिवक्ता 165, आपको मैंने वहां क्या बताया था?
76 था, है ना। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, ये दोनों चैप्टर ही हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आपको देखना चाहिए। तो ये 76 जो है, ये 76 में हम 89 जोड़ दें तो देख लो यहां पे आ गया, है ना। ट्रिक दमदार है। अगर मान लो ये आर्टिकल याद है, वो पूछा गया तो आप वहां से निकाल सकते हो। अगर आगे वाला पूछ दिया, जैसे मान लो राज्य के महाधिवक्ता दे दिया गया और आपसे पूछ रहा है अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी, तो आप क्या लिखोगे, उसमें से घटा लोगे, है ना। एडवोकेट जनरल इसको कहते हैं, उसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं। क्लियर है। ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर विथ रिस्पेक्ट टू फर्निशिंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर, एक राज्यपाल को सूचना के संबंध देने में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, राज्यपाल को सूचना देना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से कोई काम कर सकते हो। तो ये 167 ये मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को बताता है। 169 की अगर हम बात करें तो राज्य में विधायी परिषद की समाप्ति या सृजन। अच्छा, एक चीज और है, आप ये ध्यान रखना, एक होते हैं MLA और दूसरे होते हैं MLC। तो MLC हर एक स्टेट में नहीं है, ये जैसे बिहार में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है, कुछ ही जगहों पे है। विधान परिषद जिसे कहते हैं, जहां मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बैठते हैं, समझे बच्चों। तो आपको ये क्लियरली ध्यान रखना है कि राज्य में विधान परिषद की समाप्ति या सृजन 169 आर्टिकल में होता है। अब कहीं पे जैसे वेस्ट बंगाल में अभी आपने सुना होगा कि वहां विधान परिषद फिर से रीस्टोर किया गया, फिर हटाया गया, फिर बनाया गया। तो ये आर्टिकल 169 के तहत ही या तो हटाया जा सकता है या फिर से बनाया जा सकता है। बात समझ में आ गया, क्लियर कट, आपको ये ध्यान देना है। हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे एक एक करके। आपको दो चीज ध्यान रखना है, वहां पे जैसे हमने आर्टिकल 80 का जिक्र किया था, 80 का, उसी तरीके से आपको यहां भी, जैसे राज्यसभा तो परमानेंट सभा है, लेकिन ये 169 इसमें भी हमने 89 ऐड कर दिया, तो राज्य में विधायी शक्ति का, विधायी परिषद के बारे में मिल गया हमें। तो आपको ये सारा चीज जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ और आरक्षित, जो भी विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए रख दिए जाते हैं, अभी देखा होगा आपने केरला और तमिलनाडु, ठीक है, ये बहुत सुप्रीम कोर्ट तक केस चला गया। तो ये 201 आर्टिकल के तहत जो राज्य के राज्यपाल होते हैं वो क्या करते हैं, वो राज्य के विधायी जो मामले हैं उनको रिजर्व कर दिया जाता है, मतलब बिल आखिरी पास होगा राष्ट्रपति के आने के बाद। 213 विधायिका के अवकाश के दौरान अध्यादेश। अब सुनो, आपने देखा होगा कि अध्यादेश जो जारी होता है वो सेंटर में 123 आर्टिकल के तहत जारी होता है, तो यहां 213 है। अब आप कहोगे सर यहां तो 89 का फॉर्मूला फेल हो गया, वही मैं बता रहा हूं कि क्यों यहां कहीं कहीं ये मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना, कहीं कहीं। जैसे आप देखो ये 169 आर्टिकल यहां ज्यादा आ गया तो एक बढ़ गया ना, तो इसीलिए मैंने 169 आपको बताया। इसके बाद 170 है, 171 है, ये दो आर्टिकल जो हैं इसमें पहले लेजिस्लेटिव असेंबली, 170 आर्टिकल की बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधान परिषद, 171 यानी विधानसभा, सॉरी विधानसभा ऊपर वाला, सॉरी फॉर दैट, 170 जो है ये विधानसभा है और 171 विधान परिषद है। जैसे वहां लोकसभा फिर राज्यसभा। क्लियर है ये चीज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 214 राज्य का उच्च न्यायालय के बारे में यानी हाई कोर्ट के बारे में। अब यहां देखोगे आप तो ये +90 हो जाएगा, कहां से, 169 के बाद सब खेल एक एक बढ़ेगा, फिर ये आ जाएगा 89 पे, टेंशन ना लो आप, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये +90 किससे, ये आ जाएगा +90 हम लोग करेंगे 124 यानी सुप्रीम कोर्ट से। फिर उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय, मतलब ये आप समझ लो हम लोग कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट भी खुद में एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। सो हाई कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट कैसे बना ये सब आपको पढ़ना है। पहला हाई कोर्ट बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, आपको मालूम होगा BCM मैं हमेशा बताता हूं, यूनिवर्सिटी भी 1857 में बना था, बॉम्बे कलकत्ता मद्रास यूनिवर्सिटी। और हाई कोर्ट की अगर बात करें तो बॉम्बे कलकत्ता मद्रास, जिसमें से कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ही था सबसे पहले, बाद में बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट बनाए गए, आज भी है, वो बहुत पुरानी बिल्डिंग में है ना। सो ये आपको ध्यान रखना। उच्च न्यायालय का गठन ये आर्टिकल 216 में कर दिया गया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की नियुक्ति और स्थिति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, ये सारा प्रक्रिया 216 में है। अब कुछ रीट जारी किए जाते हैं, आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट 32 आर्टिकल और हाई कोर्ट 226 आर्टिकल अनुच्छेद के तहत कुछ रीट जारी करता है। वो रीट कितने हैं, उनकी संख्या जरूर बताइएगा, 5 है, 6 है, 4 है, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना, अगर मान लो जैसे अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का एक हाई कोर्ट है तो वो भी
ये आर्टिकल 231 के तहत होगा, ऐसे नहीं कि मन होगा जिसका राज्यसभा या लोकसभा का कर सकता है, नहीं। 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, बहुत कम हुआ है कि ऐसा पूछा गया, लेकिन ये तीनों आप याद रखना। 226 आपके लिए बहुत जरूरी है, वीवीआई है, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताते चलता हूं, सारे के सारे वीडियो बहुत ही ज्यादा, सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वीडियो जो हमारे पॉलिटी की प्लेलिस्ट में, वो छोड़ना मत। सब लोग वीडियो लाइक कर दो जल्दी से, कंजूसी मत करो लाइक करने में। 239 क यानी 239 ए केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी पर लागू होने वाले प्रावधान हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। 239 क का मतलब होगा 239 ए। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है ये चीज? 239 ए। ठीक है, अब जम्मू एंड कश्मीर वाले मामले पे भी यही सीरीज लागू होगा, क्योंकि वो भी यूटी है, फिर उसको स्टेट बनाया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, इलेक्शन भी वहां हो जाए तो। स्पेशल प्रोविजन टू रिस्पेक्ट टू दिल्ली। 241 हाई कोर्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी। 243 ए ग्राम सभा। अब आपको याद करना है चैप्टर कौन सा? म्युनिसिपालिटी। म्युनिसिपालिटी यानी नगर पालिका, ग्राम पंचायत, ये सारे चैप्टर जब याद करोगे तो 243 ए से शुरू हो जाएगा ग्राम सभा। हो सकता है कि आपके किसी किसी एग्जाम में, जैसे स्टेट पीसीएस के एग्जाम में बीच का आर्टिकल पूछ देता है, ये मैंने देखा है खुद भी एग्जाम में। तो वो आर्टिकल जो पूछा जा सकता है वो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं यहाँ पे। तो 243 शुरू हो जाता है ग्राम सभा। 243 बी, 243 ए हो गया ग्राम सभा, 243 बी हो गया पंचायत का गठन, 243 एच हो गया पंचायतों द्वारा लगाने वाली शक्ति और पंचायतों के लिए धन, मतलब टैक्स जो लगा सकती है पंचायत भी लगा सकती है, वो 243 एच में है। समझ में आ रहा है आपको? 243 के में है पंचायत का चुनाव। 243 जेड में है नगर पालिका के लेखाओं का अंकेक्षण, मतलब नगर पालिका में उनकी जो लेखा है, मतलब पैसे जमा हो रहे हैं, निकल रहे हैं, उनका एक अंकेक्षण होगा। नगर पालिका के लिए चुनाव। 243 जेड डी जिला योजना समिति यानी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, समझ लो 243 जेड डी है, क्योंकि म्युनिसिपालिटी स्टार्ट हो जाता है कहां से? कहां से स्टार्ट होगा बताओ बताओ? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये सब कौन से आर्टिकल में है, जल्दी मुझे बताना। 243 जेड आई सहकारी समिति का समावेश। चूंकि जो आपने देखा होगा 9A और 9B, ये तीनों ऐड किए गए हैं बाद में, है ना? 72वां 74वां संविधान संशोधन, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब आ जाता है आर्टिकल 253, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। जो लॉ वाले बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी करने के लिए ये कानून बनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नदियों या घाटियों के जल से संबंधित विवादों का अधिनिर्णय। मान लेते हैं कि जैसे आपने तीस्ता नदी का जल विवाद सुना था, उसी के लिए अगर ट्राइब्यूनल बनाया जाए, जैसे इंटर स्टेट में कृष्णा नदी की हम बात करते हैं, तो कृष्णा नदी की वाटर डिस्प्यूट अगर जो है वो साउथ इंडिया के कई सारे स्टेट जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा थोड़ा पानी है भाई, पानी तो सबके लिए जरूरी है, तो ये आर्टिकल 262 के तहत इसको इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैलीज के बारे में डिस्कस किया जा सकता है, कानून बनाया जा सकता है। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल, ये पूछा जाता है, अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है, ये आर्टिकल 263 में है। कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया ऑफ द स्टेट। आपको ये मालूम होगा कि हम जो भी टैक्स पे करते हैं आखिरी में बजट से पहले, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही आखिरकार जाता है, और वहां से बहुत लोगों की सैलरी निकलती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज, एमपी, एमएलए, इन सब लोग, एमपी का मतलब। तो कंसोलिडेटेड फंड, भारत की संचित निधि इसे कहते हैं। कौन सी निधि होगी ये? भारत की संचित निधि। क्लियर है ये चीज? हाँ। कंटिजेंसी फंड, ये हो जाएगा कंटिजेंसी फंड 267 में। 267 आकस्मिक निधि, जो आप सुनते होंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, फाइनेंस सेक्रेटरी का, किसमें जो किस निधि को निकालने में किसका क्या योगदान है, याद होना चाहिए आपको। जब हम लोग बजट पढ़ेंगे ना, बजट में इन सब चीजों को हम बताएंगे कि बजट का क्या प्रोसेस होता है। 280 वित्त आयोग। 301 कानून के अधिकारों के अलावा किसी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। मतलब सीधा समझ लो आप कि ये आर्टिकल पहले फंडामेंटल राइट में था, फंडामेंटल राइट से बाद में, सॉरी फॉर दैट, बाद में इसको हटा लिया गया। ठीक है, सो अखिल भारतीय सेवाएं, ये 312 में है। 300A आर्टिकल जो है, कानून के अधिकार के अलावा किसी व्यक्ति की संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, 300A में आया है। 315 संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। 323A प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, आपको मालूम है ना कि अगर वो IAS IPS ऑफिसर हैं, उनको कोई दिक्कत होती है सर्विस रूल्स के अलावे, या उसमें कुछ खास प्रॉब्लम होती है, तो वो ट्राइब्यूनल में जाते हैं, उनका अलग से ट्राइब्यूनल होता है और उसके लिए आर्टिकल भी है। वो मामूली कोर्ट में जाना ना जाना उनके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन वो ट्राइब्यूनल में पहुंचते हैं। 323A, समझ में आ रहा है आपको?
क्लियर है ये चीज। 323 ख अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरण, ये अन्य मामलों के लिए ट्राइब्यूनल है। चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित है। आर्टिकल 324 याद रखिएगा, चुनाव आयोग का पहला आर्टिकल है। ये आर्टिकल 329 तक जाता है। 324 से 329 आर्टिकल जो है ना, ये चुनाव आयोग को डेडिकेट किया गया है। ठीक है। लोगों के घरों में अनुसूचित, सॉरी ये लोगों के घर नहीं है, ये हिंदी में ट्रांसलेशन की वजह से हो रहा है। हाउस ऑफ द पीपल को, मतलब हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं किसको? ये देखिए, ये SC ST की रिजर्वेशन का बहुत अच्छा पॉइंट है, आर्टिकल है, जो आपको याद होना ही चाहिए। अगर आप CDS का इंटरव्यू या कोई और भी चीज देखते हो तो आपको ये जरूर पूछा जाएगा। देखो, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST इन हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल का मतलब क्या होता है? लोकसभा। ठीक है। और रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन लेजिस्लेटिव असेंबली। यहां पे आपको जो ध्यान देना है, मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, 30-31 अभी के लिए याद रखो। 330 है ये, 330 और 31, ये शेड्यूल कास्ट का पहला जो 330 है वो लोकसभा में, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का। दूसरा उनका रिजर्वेशन, मतलब सीटों का रिजर्वेशन जो इलेक्शंस होते हैं। और 331 कहता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। ध्यान से सुनना, ये बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 330 और 331 ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम हॉल में, तो आप भी सोचोगे कि क्या जवाब दें इसका, कैसे इसका आंसर हम करें, लेकिन आपके लिए ये जरूरी चीज है। समझ में आ रहा है आपको? सो आप हमें बताओ कि क्या आपको इनमें से कोई भी ऐसा आर्टिकल है जो पहले आपको मिला है कहीं पे? ठीक है। अब एक आर्टिकल आता है 335, जिसमें बात किया गया है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को सर्विस एंड पोस्ट में जो क्लेम होता है उसके तहत। 335 आर्टिकल, ये भी एक देख लेना। 338 है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, 338 ए है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब। ए लगेगा तो ये बाद में आएगा। ये 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में था, तो ये आपको नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब बाद में आया है। वो जब चैप्टर पढ़ोगे आप, मैंने पढ़ाया है, तो उसमें आपको मिल जाएगा। 340 अपॉइंटमेंट कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज। 343 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो क्या होने वाली है? 343 समझ में आ रहा है? कमीशन एंड कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज 344। 350 ए फैसिलिटी फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज। आपको बता दें कि आपको मातृभाषा में क्या मतलब इंस्ट्रक्शन देना है, ये आर्टिकल 350 ए में है। जैसे आप जाते हो कहीं कहीं स्टेशन पे, कहीं कहीं बड़े बड़े ऑफिस में साउथ इंडिया में जाओगे तो वो तमिल में लिखा होगा, तेलुगु में लिखा होगा। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हो मदर टंग में, प्राइमरी स्टेज में स्कूलों में सिखाया जाता है। ठीक है, प्राइमरी स्टेज का ये भाषा का विकास का रिलेटेड आर्टिकल है। 351 है डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो हिंदी लैंग्वेज को विकसित या विकास करने के लिए एक डायरेक्टिव दिया गया है जो कि 351 में है। समझ में आ रहा है आपको? आगे बढ़ते हैं। जैसे हर देश का एक नेशनल लैंग्वेज होता है, हम ये नहीं कहते हैं कि कोई भी भाषा खराब। देखो, भाषा एक माध्यम, वो लोगों को जोड़ता है। ये फालतू की बकवास है कि तेलुगु, तमिल या कोई भी भाषा जो है एक ही थोप दो सब पे ऊपर। नहीं, भाषा थोपना जरूरी नहीं है, लेकिन हर देश का एक नेशनल लैंग्वेज होता है जिसकी पहचान जरूरी। जैसे रूस का रसिया है, फ्रेंच कहाँ का है, फ्रांस का है। तो हर देश का अपना अपना, इंग्लिश कहाँ का है, अमेरिका का है, इंग्लैंड का भी इंग्लिश है। तो हर जगह का वहाँ का एक रीजनल लैंग्वेज होता है। लेकिन आप देखोगे हमारे देश में अगर कनेक्टिंग लैंग्वेज की हम बात करें, जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही ले लो, तो एक ही लैंग्वेज बचता है, वो क्या होता है? वो हो जाता है इंग्लिश। समझ में आ रहा है आपको? चलो, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी 352 में है, 358 है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 19, उसको भी हटाने का प्रावधान है 358 में। 356 क्या कहता है? 356 राष्ट्रपति शासन, यानी याद कर लो इसको, 356 राष्ट्रपति शासन यानी स्टेट इमरजेंसी कहते हैं इसको। 359 सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। 360 प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी के बाद 360 में राष्ट्रपति शासन, 356 में 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। इसी तरीके से अगला आर्टिकल देखोगे 368, जो कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर। 368 आर्टिकल क्या कहता है? पार्लियामेंट में जो संशोधन की जरूरत होती है, पार्लियामेंट से किया जा सकता है। संविधान हमारा थोड़ा बहुत बदला जा सकता है, जो भी, जैसे आपने 42वां संविधान संशोधन देखा होगा, उसमें मैक्सिमम चीजें बदल दी गई थी। फिर 370 आर्टिकल को खत्म कर दिया गया, जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था, खत्म हो गया। ठीक है, तो अब आता है 371, ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात के लिए है। क्लियर है? 371 आर्टिकल स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात के लिए स्पेशल प्रोविजन कुछ स्टेट्स को दिए गए हैं, जिसमें ये आर्टिकल जरूरी है। अब आपको एक चीज और हम बता देते हैं, 371 आर्टिकल में हम आपसे जरूर कहना चाहेंगे, 371 में ABCD है,
सुनो, इसको लिख लेना चाहते हो तो लिख लो इसको। 371 आर्टिकल में क्या है, ए बी सी डी। तो 371 ए में है नागालैंड, ठीक है, और 371 ए की बात है ये। बी में है असम, सी में है मणिपुर, ठीक है, और डी में लिखो कौन सा है, डी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के लिए है। तो मैंने लिख दिया यहां आंध्रा प्लस तेलंगाना, ये स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स के लिए प्रोविजन है। ई का लिख देते हैं, ई और एफ। ई में अगर हम बात करें, डी और ई में एक चीज ध्यान रखिएगा, पहले आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक में था ना, तो अब आंध्र प्रदेश का डी हो गया है और ई का क्या हो गया है, बताओ आप। एक चीज यहां अब बदला है, यहां सेंट्रल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ई में चला गया है, ये आंध्र प्रदेश के बारे में, ठीक है। तो डी और ई मोटा मोटी आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश रिलेटेड है। अब एफ की बात कर लेते हैं, फिर आते हैं एफ जी एच, क्योंकि एफ जो है वो सिक्किम के बारे में है। तो मैंने इसका ट्रिक दिया था, नागसमनी, फिर डी ई, आप याद कर लो एक साथ, आंध्र प्रदेश तेलंगाना सिक्किम, सीमी अरुगो का सिक्किम यहां हो जाएगा, एफ जी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, सॉरी सीमी है सिक्किम, फिर हो जाएगा मिजोरम, जी हो जाएगा एफ के बाद जी मिजोरम। ये ट्रिक से मैंने याद किया हुआ है, एफ जी समझ में आ रहा है। ए हो जाएगा नागालैंड, तो असमनी नागालैंड, असम मणिपुर तीसरे में, यानी सी हो जाएगा। डी और ई आंध्र प्रदेश और आपका ये जो हो जाएगा तेलंगाना, डी और ई खत्म। एफ में सिक्किम, जी में है मिजोरम, सीमी अरु, यानी जी के बाद एच आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर एच के बाद आई आता है गोवा, या जैसे लिखते हो आप गोवा, और जी एच आई जे हो जाएगा कर्नाटक। क्लियर है ये चीज, समझ में आ रहा है। सीमी अरुगो का कर्नाटका। बहुत बढ़िया आपको ये सेशन रहा, मिलते हैं। ये ट्रिक जरूर याद रखिएगा, एबीसीडी का मैंने पूरा बता दिया, नागासमनी, सीमी अरुगो का, मी फॉर, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे स्टेट अल्फाबेट के बैठते जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय।